मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले ठाकरे बंधु एक साथ आ चुके हैं। एक साथ एमएनएस और शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ रही है और ठाकरे बंधुओं ने मैनिफेस्टो भी मिलकर जारी किया है। कई लुभावने वादे किए हैं, कई फ्रीबीज का वादा किया है। इसे महायुति किस तरह से देखती है, इस पर बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं। निरुपम सर, आपने ठाकरे बंधुओं द्वारा जारी किया गया मैनिफेस्टो देखा, दो बातें इसमें ध्यान में आती हैं। एक तो एक लुभावने वादे और एक फ्रीबीज की पॉलिटिक्स। किस तरह से देखते हैं जिस प्रकार के दावे वादे मैनिफेस्टो के माध्यम से किए गए हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जो मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र होता है उसको वचननामा कहा जाता है। बाला साहब जी ने नाम दिया था। तो ये वचननामा जो ये दोनों ठाकरे बंधुओं ने रिलीज किया है, ये वचननामा नहीं है, पचननामा है। 25 वर्षों तक मुंबई की तिजोरी लूटने के बाद एक बार फिर से मुंबई की तिजोरी लूटने, खाने और उसको पचाने का एक पूरा षड्यंत्र है इस वचननामा में। इसमें जिस प्रकार के वादे किए गए हैं वो नितांत अव्यवहारिक हैं। दूसरी बात, जो बीएमसी के कार्यक्षेत्र में नहीं होता है, नहीं आता है, उस तरह के भी वादे किए गए हैं। तीसरी बात यह है कि इतने बड़े बड़े वादे किए गए हैं कि इनको पूरा करने में इतना फंड ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो ये बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सब कुछ फ्री में बांट बांट के सरकार में आने का एक अभियान चलाते थे, जिसको आखिरकार दिल्ली की जनता ने नकार दिया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने इसी प्रकार की ऊल जलूल बातें कही थी। जो वादे नहीं कर सकते वो भी वादे किए थे, सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए। लेकिन बिहार की जनता ने भी तेजस्वी यादव को नकार दिया। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी ठाकरे बंधुओं का जो ये वचननामा है वह एक झूठ का पुलिंदा है और एक फर्जी वादे हैं इसमें। मसलन वो कह रहे हैं कि हम 1 लाख लोगों को घर बना के देंगे। अब गृह निर्माण के लिए पहले से महाराष्ट्र में एक प्राधिकरण है जो गृह निर्माण का काम करता है, महाडा है, और थोड़ा बहुत एसआरए की तरफ से होता है, फिर एमएमआरडीए भी इस तरह के काम में लगा हुआ है। बीएमसी के कार्यक्षेत्र में गृह निर्माण है ही नहीं। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम जो यहाँ पर घर में काम करने वाली महिलाएं होती हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको हम 150 रुपये उनको सम्मान राशि देंगे। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी पहले से महाराष्ट्र एक लाडली बहन योजना चला रहा और उसमें इन तमाम महिलाओं को शामिल किया गया है। हाँ, 1500, 1500 रुपये, हाँ 1500 रुपये देने का जो एक प्रस्ताव है, तो वो तो ऑलरेडी योजना चल रही है। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। अब और रोजगार के लिए नहीं, लाख रुपए हम उनको देंगे, ऊपर से एक मदद करेंगे। कहां से करेंगे भाई, और क्यों करेंगे? रोजगार निर्मित और रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। यह संविधान में व्यवस्था है, और तो संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से राज्य सरकार ऑलरेडी रोजगार के ऊपर फोकस कर रही है। तो ऐसे तमाम जो उनके वादे हैं, 5-5 हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, जो हैं उसको संभाल नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा मुंबईकर की जमीन मुंबई के लोगों को ही मिलनी चाहिए, मुंबई की जमीन मुंबईकरों को मिलनी चाहिए। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो सत्ता में थे तो बेस्ट के जितने डिपोज थे उन्होंने बेच डाले, और वो किसी मुंबईकर को नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर को और बिल्डर को बेचे थे। तो ऑलरेडी बिल्डरों को बेच के आप पैसे लूट चुके हैं। अब आपको याद आ रही है कि मुंबई की जमीन मुंबईकरों को मिलनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक चुनावी वादा है, फर्जी वादा है, और इस प्रकार के झूठे वादों के मतलब उसमें झांसे में मुंबई के लोग नहीं आएंगे। मतलब आप मानते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है? जिस प्रकार के वादे दावे किए गए हैं, जितने बजट के हिसाब से ये मैनिफेस्टो दिया गया है, वो प्रामाणिक नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, नितांत अव्यवहारिक है। मैंने आपको बताया क्योंकि जो बीएमसी का जो फंड है उसमें लगभग 70% हिस्सा, जो बीएमसी का बजट है 70% हिस्सा तो बीएमसी के पूरे कामकाज को चलाने पे खर्च हो जाता है। उसके बाद जो बच जाता है उसको ये लूटते हैं। मतलब स्कूल चलाने की व्यवस्था, जो प्राइमरी एजुकेशन बीएमसी के पास है, अस्पताल चलाने की व्यवस्था, इस पे 3,500 करोड़ के आसपास हम खर्च करते हैं। रोड बनाने की व्यवस्था जिसमें बीएमसी का अपना फंडिंग होता है, फिर साफ सफाई रखने का व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं सारे के सारे नॉन महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। और आज नहीं, वर्षों से वो कॉन्ट्रैक्टर काम कर
रहे हैं और सारे उल्टे सीधे धंधे करते हैं, उनको मतलब ब्लैकलिस्ट किया जाता है, बाद में दूसरे नाम से वही कॉन्ट्रैक्टर फिर काम करते हैं। तो इन कॉन्ट्रैक्टर के साथ पूरा का पूरा ये जो उबाठा वालों का जो कनेक्ट है और जो उनकी दलाली का जो रिश्ता है, उसी रिश्ते का एक्सटेंशन है ये वचननामा। वारिस पठान, जैसे जब ये चुनाव की घोषणा हुई उसके पहले से ही ये चर्चा है कि अगला मेयर कौन बनेगा। किसी ने कहा खान बनेगा, बीजेपी ने कहा खान कभी नहीं बनेगा, मराठी मानुस बनेगा, कृपा शंकर सिंह ने कहा उत्तर भारतीय बनेगा अगर संख्या आई तो जो इस प्रकार की बातें हो रही है उसमें वारिस पठान ने एक बार फिर से दोहराया है कि अगर बुर्के वाली मुंबई की मेयर बनती है तो इसमें आपत्ति क्या है, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है। वारिस पठान जो बातें कह रहे हैं वो जानबूझ के मुस्लिम लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए कर रहे हैं। ये चुनाव का वक्त है, मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल उबाठा और मनसे वालों से है। उन दोनों ने जिस प्रकार से जिहादियों से हाथ मिलाया है, वो वारिस पठान के इस बयान का खुल के विरोध क्यों नहीं करते? उनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? अगर कोई व्यक्ति किसी हिंदू के महापौर बनने की बात करता है तो उस पर तो ये आग बबूला हो जाते, लेकिन जिहादी लोग और जिहादी मानसिकता के लोगों को मुंबई का महापौर बनाने की बात जब सामने आती है तो उबाठा वाले या भांडुप का जो भोंगा है या मनसे वाले, ये सब चुप हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनको ये बुरके वाली चलेगा या चलेगी, लेकिन सामान्य हिंदू समाज का कोई व्यक्ति, चूंकि भाषा के नाम पे इनके मन में नफरत है, उस नफरत की वजह से नहीं चलेगा। यह सवाल उनसे पूछना चाहिए। नीतीश राणे कह रहे हैं हिंदू आहोत उर्दू नहीं, मुंबई लव्स महादेव। देखिए, ये कल भी जो मनसे प्रमुख ने बात कही थी कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं हैं। देखिए, पूरा जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आप एक व्यक्तित्व देखेंगे तो वो तो महाराष्ट्र के आराध्य देवत थे। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उनकी अपनी भाषा मराठी भाषा थी, लेकिन कभी भी हिंदी वालों का विरोध नहीं किया उनके राज्याभिषेक के लिए जो आए थे वो हिंदी प्रदेश से, बनारस से गागा भट्ट आए थे। तब तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं हिंदी हमको नहीं चाहिए। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मराठी भाषियों को न्याय और हक दिलाने के लिए पूरी जिंदगी लड़ाई लड़े हैं और उनसे बड़ा तो कोई मराठीवादी नहीं है। लेकिन उन्होंने भी दोपहर का सामना शुरू किया और मुझे ही संपादक बनाया था। वो तो कभी हिंदी के खिलाफ नहीं थे। तो आज मराठी लोगों की, मराठी समाज के लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए जिस प्रकार से हिंदी का विरोध हो रहा है, वो धीरे धीरे इनका चेहरा बेनकाब कर रहा है कि बेसिकली एंटी हिंदू हैं और ये हिंदू विरोधी हैं। और हिंदू विरोधी हैं क्योंकि ये कहते हैं कि जय श्री राम नहीं चलेगा, जय महाराष्ट्र चलेगा। जय महाराष्ट्र चलना चाहिए, जय महाराष्ट्र के प्रति हमारे मन में बहुत आदर है, लेकिन राम इस देश के प्राण हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदू स्वराज के संस्थापक हैं, उन्होंने कभी राम के खिलाफ बात नहीं की थी। बाला साहब ने तो राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और ऐसे लोग राम के खिलाफ हैं महाराष्ट्र का नारा देने के लिए। तो महाराष्ट्र का नारा बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन राम की कीमत पर नहीं। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिहादियों के दबाव और प्रभाव में आकर के पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो चुके हैं, हिंदी की ढाल बना रहे हैं। भाजपा भी कुछ इस प्रकार के ही हिंदू मुस्लिम पैटर्न पर बात कर रही है। भाजपा कह रही है कि मुंबई का इस्लामीकरण, मोमेडाइजेशन नहीं होने देंगे, जैसा कि न्यूयॉर्क का हुआ या लंदन का हुआ, वो स्थिति मुंबई में नहीं आने देंगे। शिवसेना क्या ये मानती है कि वाकई में इस चुनाव में मोमेडाइजेशन होने जा रहा है, इस वजह से आप लोग मैदान में? चुनाव में एग्जैक्टली नहीं, लेकिन पिछले 40-50 वर्षों से मुंबई के डेमोग्राफी को अगर आप एनालाइज करेंगे तो बहुत तेजी से यहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से मुंबई की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मुस्लिम सीटें बढ़ रही हैं। तो आने वाले दिनों में जो टिस की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2050 आते आते हिंदू यहां अल्पमत में हो जाएगा और मुस्लिम बहुमत में हो जाएगा। ये मुस्लिम अगर देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं तो हमें स्वीकार है, लेकिन उनकी आड़ में जो जिहादी घुसेंगे और जो मुंबई को तबाह करेंगे वो अपने आप में चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पर मुंबई पर पूरी दुनिया के जो ग्लोबल टेरर ग्रुप है उनकी बुरी नजर पड़ी हुई है और इससे बचने का एक ही रास्ता है कि इस चुनाव में हर हाल में उबाठा और मनसे के जिहादियों की प्रवृत्ति और उनका जो पूरा प्लान है उसको नष्ट किया जाए और महायुति की सरकार लाई जाए, ताकि मुंबई का चेहरा मोहरा, हिंदू चेहरा मोहरा बचा रहे। असदुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र की धरती पर आ गए हैं। उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया, मुंबई के शिवाजीनगर गोवंडी में किया, अकोला में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान वो पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि
आपका 56 इंच का सीना है, क्यों ना आप पाकिस्तान में जाकर वहां के जो आतंकी हैं, हाफिज सईद ही सही, उसे क्यों उठाकर नहीं लाते, जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला में जाकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर लाए। तो आपके 56 इंच का सीना है, आपको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। जब पहलगाम में जब हिंदुओं पर हमले हुए थे आतंकवादियों की तरफ से, और हमारे 20-22 हिंदू समाज के जो तीर्थयात्री थे, पर्यटक थे, उनको हिंदू कह करके मारा गया था, तब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। और ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया में अब तक का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सैनिक एक्शन था, मिलिट्री एक्शन था, जिसके तहत हमने उनके जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उसको नष्ट किया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, उनके सारे एयरबेसेस को नष्ट कर दिए हैं। अब जब उनकी जो ओवैसी साहब ने जो आखिरी इच्छा व्यक्त की है, जिंदा रहेंगे अभी, आगे वो भी हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संजय निरुपम, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा, जो एक इच्छा रह गई है वो इच्छा भी आने वाले समय में पूरा हो सकती है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।